बहुत समय पहले की कहानी है। एक शांत और छोटा सा गांव था। इस गांव में एक सादा सा व्यक्ति रहता था, हरिनाथ। गांव वालों के दिलों में उसका एक खास दर्जा था। हरिनाथ एक कुशल नाई था, जिसे उसके सरल और साधारण स्वभाव के कारण पूरे गांव में विशेष मान सम्मान प्राप्त था। गांव के बिल्कुल बीचों बीच उसकी एक छोटी सी नाई की दुकान थी, जिसकी छत पुराने खपरेल से ढकी थी और द्वार पर एक लकड़ी की घंटी लटकती थी, जो हर आगंतुक के साथ टुनक जाती थी। उस दुकान पर न केवल बाल काटे जाते थे, बल्कि दिन भर की थकान, बोझिल मन और अधूरी बातों को भी हल्का किया जाता था। हरिनाथ के बाल काटने की कला की दूर दूर तक चर्चा थी। वह बालों को इस तरह संवारता मानो कोई मूर्तिकार चाक पर मिट्टी को आकार दे रहा हो। पर उसकी सबसे बड़ी विशेषता उसका सरल और संवेदनशील व्यवहार था। गांव वाले उसकी दुकान को सामाजिक चौपाल की संज्ञा देते थे, क्योंकि वहां हंसी मजाक, दुख की बात व सुख की बात सब एक ही साथ बहती थीं। कभी वहां फसल की बातें होती, तो कभी किसी मेले या आयोजन की योजनाएं। बुजुर्ग अपने अनुभव बांटते, युवाओं के जोश में नई उड़ानें होती और हरिनाथ बीच बीच में अपनी शांत और समझदारी भरी बातों से सबका मन मोह लेता। कोई अपने मन की पीड़ा लेकर आता, तो कोई जीवन की उलझनों में राह तलाशता। हरिनाथ सबको सुनता, जैसे कोई आर्षी हो, और सहजता से मार्ग सुझा देता। उसकी पत्नी रायश्री भी अपने आप में अद्वितीय थी। चतुर और संयमी रायश्री की ख्याति भी पूरे गांव में थी। उसे लोग ससम्मान घर की लक्ष्मी कहा करते। किंतु समय की धारा कभी एक सी नहीं रहती। धीरे धीरे गांव के कई युवक जीविका की खोज में अन्य राज्यों को प्रस्थान करने लगे। हरिनाथ की दुकान पर आने वालों की संख्या घटने लगी। पहले जहां एक समय में 3-4 लोग प्रतीक्षा करते थे, अब कई घंटों तक कोई आता ही न था। ये देखकर हरिनाथ चिंता में डूब गया। उस सरल दृढ़ पुरुष के हृदय में भी घर गृहस्थी की चिंता दस्तक देने लगी। एक संध्या वह चिंता से बोझिल मन लेकर रायश्री के पास बैठा। उसने सब कुछ निवेदन किया, अपनी आशंका, अपना डर। रायश्री ने उसे ध्यान से सुना और कुछ क्षण मौन के बाद अपने स्वाभाविक धैर्य और बुद्धिमत्ता से कहा, प्राणनाथ, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। क्यों न तुम अपने कार्य में थोड़ी नवीनता लाओ। केवल बाल न संवारो, अनुभव संवारो। जो यहाँ आए वो केवल संवर कर न जाए, बल्कि सुकून लेकर जाए। उसने सुझाव दिया कि बाल काटने से पहले सिर की हल्की तेल मालिश हो, पश्चात गर्मा गर्म चाय अथवा मीठे पेय का एक प्याला दिया जाए। ग्राहकों को विश्राम का अनुभव हो, ऐसा वातावरण तैयार किया जाए। हरिनाथ को यह विचार एक प्रकाश सा लगा। उसने उसी क्षण निश्चय किया कि वह अपने कार्य को एक नए स्वरूप में ढालेगा, वही परंपरा, लेकिन नई आत्मा के साथ। और फिर अगली भोर हरिनाथ ने अपने छोटे से संसार को एक नया रूप देना प्रारंभ कर दिया। अब जब हरिनाथ ने अपनी दुकान को एक नए रूप में ढाल दिया, तो वह केवल एक नाई नहीं रहा, वह बन गया लोगों के दिन का सबसे सुकून भरा हिस्सा। वह अब बाल काटते समय ग्राहकों से हंसी मजाक करता, उनकी बातों को ध्यान से सुनता और हल्के फुल्के किस्सों से उनका मन बहलाता। उसका हर ग्राहक अब केवल एक ग्राहक नहीं था, हर कोई उसके लिए एक आत्मीय मित्र बनता जा रहा था। गांव वालों को यह बदलाव बहुत भाया। धीरे धीरे उसकी दुकान पर फिर से भीड़ जुटने लगी। दिन भर वहां हंसी के फव्वारे चलते, कहकहों की गूंज उठती और हर कोना फिर से जीवंत हो गया। उसकी दुकान अब पहले से भी अधिक चहक उठी थी। गांव में चारों ओर चर्चा होने लगी। हरिनाथ के काम में अब कोई अलग ही बात है। इसी चर्चा का स्वर ज्यों ज्यों बढ़ा, वह एक दिन गांव के जमींदार साहब के कानों तक भी पहुंच गया। अब जमींदार कोई साधारण पुरुष न था, वीर सिंह चौहान नाम था उसका। अपने कठोर स्वभाव, गूंजती हुई आवाज और राजसी ठाठ के लिए प्रसिद्ध उसकी लंबी, उलझी और अत्यंत घनी दाढ़ी गांव भर में चर्चा का विषय थी। इतने वर्षों से कोई भी नाई उसकी दाढ़ी को ठीक से संवार नहीं पाया था। या तो डर के मारे हाथ कांपने लगते, या गलती होने पर क्रोध की आग सब भस्म कर देती। जमींदार ने जब हरिनाथ के नाम की चर्चा सुनी, तो उसने एक राजदूत भेजकर उसे बुलावा भिजवाया। हरिनाथ को जब यह संदेश मिला, तो उसके भीतर सिहरन दौड़ गई। उसने सोचा, यदि मैं जमींदार की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा, तो इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। कहीं मेरा नाम मिट्टी में न मिल जाए। उसकी सांसें तेज हो गईं, मन में घबराहट और शंका घर करने लगी। कुछ समय वह द्वंद्व में डूबा रहा, जाए या मना कर दे। तब उसे याद आया, रायश्री। हर बार जब जीवन में अनिश्चितता आई थी, रायश्री की बुद्धिमत्ता ने उसे राह दिखाई थी। वह तुरंत अपनी चिंता लेकर उसकी ओर गया। रायश्री ने उसकी सारी बातें सुनकर पहले मुस्कुराते हुए उसे एक प्याला गर्म पानी दिया, फिर संयमित स्वर में बोली, घबराओ मत, वीर सिंह कठिन अवश्य है, पर तुम्हारा मन और कला दोनों सच्चे हैं। बस वही करो जो तुम सबसे अच्छा करते हो, संयम से, आदर से और आत्मविश्वास के साथ। उसने हरिनाथ को कुछ छोटी छोटी युक्तियां भी बताईं। कैसे दाढ़ी को स्पर्श करना है, कैसे उलझनों को बिना खींचे सुलझाना है, और कैसे प्रत्येक स्पर्श में आत्मीयता और सम्मान झलकना चाहिए। हरिनाथ को थोड़ी हिम्मत मिली, पर भीतर का भय अब भी जीवित था। अगले दिन सुबह सवेरे ही जमींदार की हवेली से संदेश आया कि हरिनाथ तत्काल हवेली में उपस्थित हो। हरिनाथ की धड़कनें जैसे एकदम तेज हो गईं, लेकिन रायश्री ने उसका हाथ थामकर एक बार फिर कहा, स्मरण रहे, केवल वही करना है जो हमने चर्चा किया था, बाकी सब मुझे सौंप दो। उसके इन शब्दों में ऐसी दृढ़ता थी
जो हरिनाथ की रगों में संकल्प बनकर दौड़ने लगी। वह शांत और गंभीर मन से अपनी काठी उठाए जमींदार के महल की ओर बढ़ चला। महल जैसे किसी पुराने कालखंड का जीवित दस्तावेज हो। ऊंचे स्तंभ, गूंजते गलियारे और दीवारों पर टंगी तलवारें। दरबार में प्रवेश करते ही उसकी दृष्टि वीर सिंह चौहान पर पड़ी। सिंहासन पर आसीन, गर्व और कठोरता से भरा चेहरा और उसकी दाढ़ी मानो किसी पुराने वट वृक्ष की लटें हों, उलझी, फैली और अभेद्य। हरिनाथ ने हाथ जोड़े और अपने यंत्र सजाए। जैसे ही उसने दाढ़ी को छूने का प्रयास किया, उसकी अंगुलियां कांप गईं। पहली कोशिश में उलझन नहीं सुलझी, दूसरी में और गहरी हो गई। वीर सिंह की आंखों में असंतोष की लपटें चमकने लगीं। क्या तुम जानते भी हो यह कैसे करते हैं? वह गुर्राया। हरिनाथ के पांव जैसे जमीन में धंस गए। पर तभी रायश्री की आवाज उसकी स्मृति में गूंज उठी। डरो मत, सम्मान से स्पर्श करो और आत्मविश्वास से काम। उसने गहरी सांस ली, माथे से पसीना पोंछा और एक बार फिर कोशिश शुरू की। हरिनाथ ने साहस जुटाकर जमींदार वीर सिंह के सामने सिर झुकाकर विनम्र स्वर में कहा, महाराज, आपकी दाढ़ी सचमुच विलक्षण है, घनी, शाही और अद्वितीय। इसे संवारने के लिए मुझे एक विशेष तैयारी की आवश्यकता होगी। एक औजार है जो इस कार्य में सहायक हो सकता है। वह इस समय मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी रायश्री के पास है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं वह औजार ले आऊं। तब मैं निश्चय ही आपकी दाढ़ी को उस गौरव के साथ संवार सकूंगा जिसकी वह अधिकारी है। वीर सिंह को थोड़ी हैरानी हुई, पर उसके भीतर गर्व का एक हल्का भाव भी जागा। तो मेरी दाढ़ी साधारण नहीं है, ये तो मैं पहले ही जानता था। फिर बोला, ठीक है, जा और उस औजार को ले आ। मैं देखना चाहता हूं कि तेरे शब्दों में कितना बल है। हरिनाथ ने राहत की सांस ली और सिर झुकाकर महल से बाहर निकल आया। वह तेज कदमों से घर पहुंचा और सारी बात रायश्री को बताई। रायश्री उसकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराई। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगी और तुम्हारी सहायता करूंगी। चिंता मत करो, तुम्हारे हाथों में कला है और मेरी बातों में उपाय। अगली सुबह रायश्री विशेष रूप से सज संवर कर तैयार हुई। वह अपने साथ एक छोटा सा थैला लाई जिसमें कुछ तेल, एक पुरानी कंघी और महीन कपड़े के कुछ टुकड़े थे। सब कुछ बहुत सादा परंतु विशेष। जब वे दोनों महल पहुंचे तो उन्हें सीधा दरबार में ले जाया गया। रायश्री ने भीतर प्रवेश किया तो जमींदार ने उसे ध्यान से देखा। एक शांत, गंभीर और आत्मविश्वासी नारी। उसके हाथ में वह छोटी सी थैली थी, मानो किसी गूढ़ रहस्य को छिपाए हुए। वीर सिंह के मन में प्रश्न उठा, एक नाई की स्त्री मेरी दाढ़ी का क्या कर सकती है? पर फिर भी उसकी जिज्ञासा ने उसे मौन रखा। रायश्री ने आदरपूर्वक प्रणाम किया और बोली, महाराज, आपकी दाढ़ी जैसी घनी और बेमिसाल दाढ़ी के लिए एक विशिष्ट नुस्खा है जो मुझे अपनी पूर्वज स्त्रियों से प्राप्त हुआ है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं उसका उपयोग कर सकती हूँ। वीर सिंह ने उसकी आंखों की दृढ़ता में कुछ विशेष देखा और अनुमति दे दी। रायश्री ने अपनी थैली से एक छोटी कांच की शीशी निकाली। उसमें हल्के नीले रंग का चमकता हुआ तेल था। उसने बहुत सावधानी से अपनी अंगुलियों से तेल को जमींदार की दाढ़ी में लगाना शुरू किया। यह विशेष तेल है महाराज, वह बोली। इसके गुण ऐसे हैं कि सबसे उलझे बाल भी स्वतः सुलझने लगते हैं। और सचमुच जैसे कोई चमत्कार घट रहा हो, वीर सिंह की जटिल और उलझी हुई दाढ़ी धीरे धीरे सहजता से सुलझने लगी। हरिनाथ अवाक था। यह वही दाढ़ी है जिसे छूते ही मेरे हाथ कांपते थे। रायश्री धैर्यपूर्वक बड़े सलीके से दाढ़ी में कंघी चलाने लगी। हर बाल उसकी उंगलियों की बात मानता प्रतीत होता था। वीर सिंह अब शांत था। उसका मुख प्रसन्नता से भर उठा। यह स्त्री साधारण नहीं, उसने मन में सोचा। जब दाढ़ी पूरी तरह से सुलझ गई, रायश्री ने हरिनाथ की ओर देखा और सिर हिलाया। यह संकेत था कि अब उसका समय है। हरिनाथ ने वही कंघी और वही तेल का उपयोग करते हुए बहुत सावधानी से दाढ़ी को काटना शुरू किया। एक एक स्ट्रोक जैसे कोई चित्रकार अपनी तूलिका चला रहा हो। धीरे धीरे वीर सिंह की दाढ़ी को एक सुंदर और गरिमामयी रूप मिला। न अत्यधिक छोटा, न अत्यधिक फैला, बल्कि ऐसा जिसमें उसका राजसी व्यक्तित्व और स्पष्ट हो उठा। जब अंत में उसने स्वयं को दर्पण में देखा तो पहली बार उसके होंठों पर मुस्कान आई। यह तो अद्भुत है। उसने हरिनाथ और रायश्री दोनों की ओर देखा और प्रशंसा से कहा, तुम दोनों में कुशलता और चतुराई का दुर्लभ मेल है। फिर उसने हंसी में पूछा, रायश्री, तुम्हारी समझदारी ने मुझे चौंका दिया है। बताओ, क्या तुम इतनी चतुर हो कि मेरे कुछ और सवालों के उत्तर भी दे सको? रायश्री ने कोमल मुस्कान के साथ सिर झुकाकर कहा, महाराज, आप जो भी प्रश्न करेंगे मैं भरसक प्रयास करूंगी कि उनका सही उत्तर दे सकूं। वीर सिंह की आंखों में एक चंचल चमक आ गई। वह थोड़े हंसी ठिठोली के अंदाज में बोला, तो सुनो, यदि तुम मेरे तीनों प्रश्नों का सही उत्तर दे पाई तो मैं न केवल तुम्हें और तुम्हारे पति हरिनाथ को एक बड़ा इनाम दूंगा, बल्कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता को पूरे राज्य में सराहूंगा। परंतु यदि तुम हार गई तो तुम्हें मेरे महल में मेरी सेविका बनकर रहना होगा। ये वाक्य सुनते ही हरिनाथ के चेहरे का रंग उड़ गया। उसका गला सूख गया। हे ईश्वर, ये क्या कर बैठी रायश्री? ये तो कोई खेल नहीं। उसका मन आशंकाओं से भर गया। लेकिन जब उसने रायश्री के चेहरे की ओर देखा तो वहां भय नहीं था, केवल आत्मविश्वास और शांति थी। उसी क्षण उसने मन ही मन अपनी पत्नी पर विश्वास करना स्वीकार किया।
वीर सिंह ने क्षण भर सोचा, फिर गंभीर स्वर में पहला प्रश्न रखा, बताओ इस संसार में सबसे तेज दौड़ने वाली चीज क्या है? दरबार में मौन छा गया। सभी की नजरें रायश्री पर टिक गई। वह कुछ क्षणों तक शांत रही। उसकी आंखें स्थिर थीं, मानो भीतर गहराई से उत्तर को टटोल रही हों। फिर वह बोली, महाराज, इस संसार में सबसे तेज दौड़ने वाली चीज है मन की गति, या कहें सोच। सोच वह शक्ति है जो एक पल में हमें अतीत की गहराइयों में पहुंचा देती है या भविष्य की कल्पनाओं तक। यह बिना किसी साधन के, बिना किसी मार्ग के दूर दराज की यात्रा कर सकती है। न कोई सीमा, न कोई रुकावट। सोच की रफ्तार से तेज कुछ भी नहीं। वीर सिंह ने ध्यानपूर्वक उसके उत्तर को सुना। मन में कौंध गया। यह स्त्री केवल शब्दों से नहीं बोलती, वह सोचकर बोलती है। परंतु उसने अपने चेहरे पर कोई विशेष भाव नहीं आने दिया। उसने बस गंभीर मुद्रा में सिर हिलाया और बोला, उत्तर स्वीकार है। अब उसकी आंखों में परीक्षा की दूसरी लहर दौड़ी। उसने थोड़ी देर विचार किया, फिर मुस्कुराकर बोला, अब सुनो मेरा दूसरा प्रश्न। इस संसार में सबसे भारी वस्तु क्या है? रायश्री ने हल्की सी सांस ली, फिर एक क्षण के मौन के बाद बोली, महाराज, संसार की सबसे भारी वस्तु है वचन। एक बार जो शब्द किसी के मुख से निकल जाते हैं, वे केवल ध्वनि नहीं होते, वे एक उत्तरदायित्व बन जाते हैं। वचन को निभाना सबसे कठिन कार्य होता है। इसके लिए आत्मसंयम, ईमानदारी और दृढ़ निष्ठा की आवश्यकता होती है। जब कोई अपने वचन से चूकता है तो वह केवल अपनी बात नहीं तोड़ता, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा और विश्वास को भी गिरा देता है। यही कारण है कि वचन का भार सबसे अधिक होता है, अदृश्य परंतु अटल। अब दरबार के कुछ दरबारी भी अचंभित हो उठे। वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। कौन है यह स्त्री? कैसे ऐसे गंभीर और सटीक उत्तर दे रही है? वीर सिंह अब रायश्री को केवल एक नाई की पत्नी के रूप में नहीं देख रहा था। उसकी दृष्टि में वह एक गंभीर विचारक, एक चतुर और सुजानी नारी के रूप में उभरने लगी थी। उसने भीतर ही भीतर उसकी सराहना की, पर फिर भी अपने चेहरे पर निष्पक्षता बनाए रखी। वह बोला, अब भी एक प्रश्न शेष है रायश्री। यदि इसका उत्तर भी तुमने सही दिया तो मेरा वचन तुम्हारे नाम होगा। वीर सिंह ने मुस्कुराते हुए तीसरा और अंतिम प्रश्न पूछा। रायश्री, अब मेरा तीसरा और अंतिम प्रश्न है, इस संसार में ऐसा क्या है जो हर इंसान को चाहिए लेकिन कोई भी उसे पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर सकता? रायश्री थोड़ी देर चुप रही। उसकी आंखें गहरी सोच में डूब गईं। वह जवाब देने से पहले पूरे सवाल को समझने की कोशिश कर रही थी। फिर उसने एक हल्की सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, महाराज, इस दुनिया में हर इंसान को जो चीज सबसे ज्यादा चाहिए वह है संतोष। संतोष वह चीज है जो सभी चाहते हैं, पर कोई उसे पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर सकता। इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। जब वह एक चीज पा लेता है तो दूसरी की चाहत जाग उठती है। यही कारण है कि संतोष हर किसी की आवश्यकता है, लेकिन इसे पूरी तरह से प्राप्त करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। वीर सिंह ने रायश्री का उत्तर सुना और उसकी गहरी सोच पर आश्चर्य व्यक्त किया। वह पूरी तरह से चकित था। उसने कभी सोचा नहीं था कि कोई इतनी सरलता और गहरी समझ से उसके सवालों का उत्तर दे सकता है। अपनी हार स्वीकार करते हुए वह बोला, रायश्री, तुमने मेरे तीनों सवालों का सही जवाब दिया है। अब मैं अपने वादे के अनुसार तुम्हें और तुम्हारे पति हरिनाथ को एक बड़ा इनाम दूंगा। वीर सिंह ने हरिनाथ और रायश्री को अपने हवेली में आमंत्रित किया। हवेली की भव्यता देखकर हरिनाथ और रायश्री दोनों ही हैरान रह गए, लेकिन रायश्री के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी, जैसे वह पहले से जानती थी कि परिणाम क्या होगा। वीर सिंह ने उन्हें हवेली में बैठने का आदेश दिया और कहा, तुम दोनों ने अपने हुनर और बुद्धिमानी से मुझे प्रभावित किया है। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें ऐसा इनाम दूंगा जिसके तुम सचमुच हकदार हो। वीर सिंह ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे खजाने से सोने के सिक्कों से भरी एक थैली लेकर आएं। कुछ ही देर में सेवक ने थैली लेकर आकर उन्हें सौंप दी। जमींदार ने कहा, यह तुम्हारी मेहनत और चतुराई का फल है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारे परिवार के पास इस गांव में जितनी जमीन चाहिए वह भी तुम्हारी हो सकती है। हरिनाथ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे ऐसा बड़ा इनाम मिलेगा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था और वह जमींदार की उदारता की सराहना करते हुए बस मुस्कुरा रहा था। रायश्री ने भी जमींदार को धन्यवाद दिया, लेकिन उसकी चतुराई यहीं खत्म नहीं हुई। उसने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपका यह इनाम हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम आपके आभारी हैं, लेकिन मैं एक और विनती करना चाहती हूँ। हमारे गांव में कई लोग ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं। उन्हें 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती है। अगर आप चाहें तो इस इनाम का कुछ हिस्सा उनके लिए भी रख सकते हैं, ताकि उनके जीवन में कुछ बदलाव आ सके। जमींदार रायश्री की इस विनम्रता और दयालुता से अत्यधिक प्रभावित हुआ। उसने कहा, तुम्हारी सोच बहुत ही महान है रायश्री। तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम होते हैं। मैं वादा करता हूं कि गांव के गरीबों की मदद करूंगा और तुम्हारे कहे अनुसार उन्हें भी कुछ जमीन का हिस्सा दूंगा। यह सुनकर हरिनाथ और रायश्री की खुशी दोगुनी हो गई।
गांव में यह बात बहुत जल्दी फैल गई कि हरिनाथ की पत्नी रायश्री ने अपनी चतुराई से जमींदार को भी मोहित कर लिया है। अब हर घर में रायश्री की तारीफ होने लगी और लोग उसकी सूझबूझ और बुद्धिमानी की कहानी एक दूसरे को सुनाने लगे। हरिनाथ और रायश्री का जीवन अब पहले से काफी अच्छा हो गया था। हरिनाथ की दुकान पर अब और भी अधिक लोग आने लगे थे, क्योंकि वे न केवल उसकी कला बल्कि उसकी पत्नी की चतुराई और समझदारी की भी प्रशंसा करने लगे थे। दोनों मिलकर गांव के लोगों की मदद करने लगे और धीरे धीरे उनका नाम पूरे इलाके में फैल गया। इस तरह रायश्री की चतुराई और हरिनाथ की मेहनत ने न केवल उन्हें सम्मान और धन दिलाया, बल्कि उन्होंने जीवन के 3 महत्वपूर्ण गुणों को भी उजागर किया। ये 3 गुण थे। पहला था संतोष। रायश्री ने यह सिखाया कि संतोष एक ऐसा गुण है जो जीवन में खुशियां और शांति लाता है। संतोष रखने वाले लोग हर परिस्थिति में खुश रहते हैं और जीवन की छोटी छोटी बातों में संतुष्ट रहते हैं। दूसरा था बुद्धि। रायश्री ने अपनी बुद्धिमानी का सही उपयोग किया और कठिन से कठिन समस्याओं का हल निकाला। बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी कठिनाई से पार पा सकता है यदि वह सोच समझकर काम करता है। तीसरा था धैर्य। रायश्री ने यह सिखाया कि धैर्य एक ऐसा गुण है जो किसी भी मुश्किल में संतुलित बनाए रखता है। जब समस्याएं आती हैं तब धैर्य ही हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में संतोष, बुद्धि और धैर्य के बिना हम सच्चे सुख और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है। यदि आपको ऐसी ही कहानी सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है।